हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। यह ऐसा टॉपिक है जो सीटेट टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीटेट में इसमें लगभग 5-6 क्वेश्चन तो आप 100% मान कर चलिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए अब जानते हैं नई शिक्षा नीति के निर्माण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मसौदा कब तैयार किया गया था, तो मई 2019 में। और इसे लॉन्च कब किया गया? 29 जुलाई 2020 में लॉन्च हुआ है, 29 जुलाई 2020 में। और इसका मसौदा तैयार किया गया था मई 2019 में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है एनईपी 2020। इसके पहले सबसे पहले आई थी वर्ष 1968 में, उसके बाद आई वर्ष 1986 में, और इसमें एक छोटा सा संशोधन किया गया था 1992 में। कब किया गया था? 1992 में। कौन सी शिक्षा नीति में किया गया था? दूसरी शिक्षा नीति 1986 में इसमें संशोधन हुआ था 1992 में। उसके बाद जो तीसरी शिक्षा नीति आई है वह है नई शिक्षा नीति 2020। 1968 में कौन पीएम थे? इंदिरा गांधी थी। 1986 में कौन पीएम थे जब यह शिक्षा नीति आई थी? राजीव गांधी थे। 1992 में जब संशोधन हुआ था तब नरसिम्हा राव पीएम थे। और 2020 में जब नई शिक्षा नीति आई तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखिएगा, कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। यानी देश की जीडीपी का 6% शिक्षा में निवेश होगा। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश की जीडीपी का कितना परसेंट शिक्षा में निवेश होगा, तो 6% होगा। इसके पहले कितना था? 4.43% था। यह भी ध्यान रखिएगा, 4.43% था इसके पहले। वर्तमान में कितना है? 6% है। एनईपी 2020 का उद्देश्य है भारत का वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना तथा भारत में शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च करना। ये है एनईपी 2020 का उद्देश्य। ध्यान रखिएगा। इसके तहत सरकार द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। इसके पहले जो शिक्षा मंत्रालय, इसका नाम क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय था इसके पहले। लेकिन अब क्या है? अब है शिक्षा मंत्रालय नाम। ध्यान रखिएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय यानी एकीकृत बीएड का होना अनिवार्य किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य कब तक होगा? तो वर्ष 2030 तक। फ्रेंड्स, मैंने जितने भी पॉइंट लिए हैं ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। एनईपी 2020 का ये जो प्रारूप है बहुत बड़ा है, तो उसमें से मेन पॉइंट यहाँ पर मैंने कवर किए हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगला देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है।
ये वाला क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। किस शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त किया गया है? तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। चलिए अब जानते हैं स्कूल एजुकेशन यानी अकादमिक ढांचा के बारे में। जो पहले था वह अब चेंज हो चुका है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कर चलिए इसे। देखिए, यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष की सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात करती है। यानी इसके पहले जो अकादमिक ढांचा था उसमें कक्षा 1 से कक्षा 10 तक जो बालक होंगे उनकी आयु सीमा होगी 6 से 16 वर्ष, और 10 से लेकर यानी 11-12 में जो रहेंगे उनकी आयु सीमा होगी 6 से 18 वर्ष। तो इसके पहले जो स्ट्रक्चर था वह यह था। अब वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए, 5 वर्ष होगा फाउंडेशनल स्टेज। कौन सा होगा? फाउंडेशनल स्टेज, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। पहले 3 वर्ष होगा, उसमें होगा आंगनवाड़ी या जिसे हम बाल वाटिका भी कह सकते हैं, ऐसा नई शिक्षा नीति में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 3 वर्ष तो ये हो गया। उसके बाद 2 वर्ष होगा कक्षा 1 और 2, जिसकी आयु सीमा होगी 6 से 8 वर्ष। फिर उसके बाद होगा प्री पेटरी स्टेज, जिसमें होगा 3 से लेकर 5 तक। इसमें आयु सीमा होगी 8 से 11। क्या आयु सीमा होगी? 8 से 11 होगी। उसके बाद है मिडिल स्टेज, जिसमें है 6 से लेकर 8 तक। इसकी आयु सीमा होगी 11 से 14 वर्ष, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है सेकेंडरी स्टेज, इसकी आयु सीमा होगी 14 से 18 वर्ष। इसमें है 9 से लेकर 12 तक। तो नया स्ट्रक्चर ये वाला है। पुराना स्ट्रक्चर 10+2 था। ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर वाला जो ये पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है। अगला देखिए, इस नीति के आधारभूत सिद्धांत देखिए क्या है। संरचनात्मक समझ यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना, ऐसा कहा गया है नई शिक्षा नीति में। न कि रटन पद्धति यानी रोट लर्निंग मेथड और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर जोर देना। क्या कहा गया है? संरचनात्मक समझ पर जोर देना है, न कि रटन पद्धति पर और केवल परीक्षा के लिए पढ़ने पर। इसे नकारा गया है, ध्यान रखिएगा। बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुभाषिकता और विविधता कक्षा के लिए अच्छी है या खराब है? तो क्या है? अच्छी है, यानी पॉजिटिव है। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन यानी कॉन्टिन्यूअस एवैल्यूएशन पर जोर देना, न कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो। और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन कैसे? सतत मूल्यांकन में जो होगा फॉर्मेटिव वाला बेस्ट माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। फॉर्मेटिव समेटिव 2 होता है। समेटिव वर्ष के अंत में होता है, फॉर्मेटिव जो होता है वह लगातार होता रहता है। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा तो उसके बाद उसका टेस्ट लिया, तो इससे आपने मूल्यांकन किया कि बालक को कितना समझ में आया, इस तरह ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मेटिव को बेस्ट माना गया है। फॉर्मेटिव में लगातार मूल्यांकन होता रहता है। सतत मूल्यांकन का मतलब लगातार मूल्यांकन करना। जब लगातार मूल्यांकन होगा तो जो सीखने की प्रक्रिया होगी वह पता चलेगी ना कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर
अच्छा कर रहा है बालक, कहाँ पर नहीं अच्छा कर पा रहा है, ये सब पता चलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें बालक को जहाँ पर कमी है वहाँ इम्प्रूव करने में सफलता मिलेगी। ध्यान रखिएगा। छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? परख नामक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परख क्या है, तो परख क्या है? एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है, यानी मूल्यांकन के लिए एक ऐसा सेंटर बनाया जाएगा जिसमें छात्रों के प्रोग्रेस का मूल्यांकन हो सके। ध्यान रखिएगा, ये परख बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये है परख का फुल फॉर्म। तो इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी संपूर्ण विकास, समग्र विकास पर फोकस किया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम कक्षा 5 या कक्षा 8 या उससे आगे तक भी घर की भाषा यानी मातृभाषा, जिसे मदर टंग भी कहते हैं, या स्थानीय भाषा होगी। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कम से कम किस क्लास तक मातृभाषा का उपयोग होगा, तो कम से कम होगा 5th क्लास तक, और उससे आगे भी आप कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। ध्यान रखिएगा, राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाएं, लेकिन इस फार्मूला में लचीलापन रखा जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत का अध्ययन किया जाएगा। 3 लैंग्वेज फार्मूला तो कोठारी आयोग ने पहले ही दिया था, इसे अभी भी जारी रखने की बात की गई है, यानी नई शिक्षा नीति 2020 में भी इसे जारी रखने की बात की गई है। 3 लैंग्वेज फार्मूला है क्या? एक लैंग्वेज जो होगी वह होगी मदर टंग, सेकंड होगी इंग्लिश। जैसे हिंदी भाषी वाला राज्य है तो वहाँ पर इंग्लिश होगी, अगर हिंदी भाषा राज्य नहीं है तो वहाँ हिंदी हो सकती है, लेकिन मदर टंग दोनों में ज़रूरी है। और थर्ड कौन सी होगी? कोई भारतीय भाषा होगी। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल कहाँ पर इसका उल्लेख किया गया, तो कहाँ पर किया गया है? नई शिक्षा नीति 2020 में इसका उल्लेख किया गया है। ध्यान रखिएगा। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा, पाली, फारसी, प्राकृत, इन सब का अध्ययन भी कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला है माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी, इन सब का भी अध्ययन कराया जाएगा। अतिरिक्त विकल्प के रूप में होगा। ध्यान रखिएगा। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। समग्र विकास मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी संपूर्ण विकास उसका होगा। अगला है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी स्टूडेंट्स के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले और पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। यह प्रोग्रेस कार्ड यानी प्रगति पत्र, इसी से क्वेश्चन एक बार बना था सीटेट में, वहाँ पर उन्नति पत्र दिया गया था। तो आप लोग इंग्लिश वाला वर्ड याद रखेंगे तो आसानी होगी। प्रगति पत्र को
एक समग्र यानी 360 डिग्री बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल कार्ड, यह जो बनने वाला कार्ड है प्रगति पत्र होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें बालक के सभी पक्षों का विवरण दिया होगा, जिसमें सभी स्टूडेंट्स के संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर डोमेन में जो विकास होगा उसका बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा और उसका विवरण स्टूडेंट की विशेषताओं समेत दिया जाएगा। यह प्रोग्रेस कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जो है बालक के पूरे यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की जानकारी के लिए, जिससे उनके पेरेंट्स को पता चल सके कि उनका बालक जो है वह किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। एनईपी 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ब्लैक बोर्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।